Thank you very much for gracing Rising Bharat. We're talking about a Viksit Bharat at 2047. Smriti ji, I just want to read out something which has just come fresh off the coals, if I may say that. This is what is being said. In a time of high unemployment, rising prices, corruption and oppression, Rahul Gandhi is the only hope for 1.35 billion Indians dedicated to bringing justice to every corner of our country and is the only leader who can end this regime of fascism and dictatorship. Hashtag only hope Rahul Gandhi. This is by Mr. P. Chidambaram. Your thoughts, ma'am. I think the sniggers in the audience speak louder than any statement that I can give. But I also believe that the destiny of a nation cannot be decided by a man who is scared of being defeated in Amethi. So a leader is one who does not leave his fleet behind. The gentleman hashtagged is somebody that I had the privilege of contesting against in 2019. Victory and loss are a part of electoral politics. But what defines a leader is that if they have grit enough, courage enough to stand with their own beliefs amongst their own people. And I don't think somebody who escapes and is feared of being conquered electorally is somebody who can lead a nation to better prospects. So I understand the compulsions of Mr. Chidambaram, but I also recognize that the voter at large respects the reality of a rising Bharat. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्लैरिफाइड पोजीशन में अब रखा है। कहा है कि मैं उस शक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा जिसका धर्म से कोई संबंध हो। लेकिन आज के एक एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन और मीडिया के दौर में उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में वो सेक्युलर हैं तो धर्म की आड़ में ना लड़ें, मुद्दों के आधार पर लड़ें। स्पष्ट रूप से पूरे राष्ट्र ने उनको सुना जब उन्होंने कहा कि शक्ति जिसका हिंदू धर्म में उल्लेख है वो उससे लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है, उसका क्या हश्र हुआ है। कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम उनके शब्दों को समझ नहीं पाए और शायद उनका उल्लेख जो था वो राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में था, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में 4 शक्तियों का विशेष उल्लेख किया। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है। लेकिन जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रवाडो शोभा नहीं देता। वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उगाही पार्टी है। सीबीआई, अमित शाह जी ने एक स्पष्ट रूप से रुबिका जी कहा है सार्वजनिक मंच पर कि 303 सांसदों की पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रांसपेरेंटली बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से 6000 करोड़ का बॉन्ड मिला। लेकिन जिनकी ताकत 200 की भी नहीं है स्पष्ट रूप से, उनको 14,000 करोड़ रुपया मिला। तो मेरा पलटवार ये है कि ऐसी कौन सी उगाही कत्ती राहुल गांधी छोड़ गए हैं कि उनके पास 14,000 करोड़ रुपया है। ये आप लोग रिएक्ट करिए, ऐसा नहीं है कि मत करिए। वो लोग चुनाव के दिन रिएक्ट करेंगे बटन कमल का दबा के, चिंता ना करें। ये एक और आरोप सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में भी है कि भारत
इस करंट गवर्नमेंट में या पिछले 10 साल में एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम एक स्टेटस को स्मैश करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस कि हम धीरे धीरे एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन रहे हैं, यानी कि जनमत तो है लेकिन सब कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंट्रोल के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस देश ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका, जिस देश में आज 940 मिलियन वोटर आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन के साथ अपना वोट देंगे, उस इलेक्टोरेट का इतना बड़ा अपमान मैंने आज तक नहीं सुना। टू से दैट यू आर वाइजर देन द वोटर just because you're an analyst overseas is one of the biggest hypocritical positions taken by anybody who tries to analyze our democracy, especially from countries which don't have such a large voting populace. What they cannot fathom is why the average Indian today is buoyant about their future prospects. What they cannot possibly come to terms with is why India and Indians are so blatant about their ambitions and their pursuits of excellence. And possibly that is why this is the same voice which when COVID came said, how will India survive with 6 lakh plus villages? How will Indians eat? How will Indians receive pharmacological support? How will Indians get a vaccine? I think the mettle of a country and a leadership is best tested when your back is to the wall. India not only made vaccines, delivered it to 1.4 billion citizens, it also gave vaccines and pharmaceuticals to 160 countries. India is the only nation in the world today that at the doorstep of 800 million citizens consistently for the past 2.5 years is delivering free ration every month. No country in the world today has an expansive health coverage system like Ayushman Bharat, where 100 million people receive 5 lakh rupees worth of medical support across 28,000 hospitals, with not a single human being who's covered missing a treatment in any hospital in the country. So I think that those people who sit in these analogies and analysis possibly cannot come to terms with the fact that India has a functional government, which is tested every time we go to polls, and that you have a leadership that responds to the people's needs and people who appreciate that leader. I also believe, Anand, when we go to vote, for too long and for too many years in our country, we have seen people vote on the basis of an emotion. Narendra Modi and before him Atal Bihari Vajpayee, I'm very proud, were two leaders who said, judge us by our development performance. What you see on the opposite are people who are pliant and depending on negative rhetoric. But Modi is the only leader right now who has given you a national ambition. Remember, after the independence freedom movement, we've never had a national ambition and a clarion call like 2047. So while Modi says for 2047, we need to create more opportunities for education, for enterprise, for skill, for manufacturing, what does Rahul Gandhi offer you? Division on the basis of religion, division on the basis of class, division on the basis of caste. While Modi says, let's talk about Atmanirbhar Bharat. What is Atmanirbhar Bharat? It is economic sovereignty of this country. What does Rahul Gandhi tell you? Atmanirbhar mat bano. While Modi says, let's pull 25 crore Indians out of poverty, and today the World Poverty Clock, forget anybody else, says that less than 3% people in India now live under the line of poverty. What does Rahul Gandhi tell you? He glorifies poverty. He glorifies a martyrdom at the altar of lost opportunities. So why should any informed voter then vote for Rahul Gandhi or an alliance which is barely together? लेकिन वो ये कहते हैं कि वोटर तो हमें वोट करता है, लेकिन राजा की जान ईवीएम में है। देखिए, जो राजघराने में पैदा हुआ हो, जिसने उपहास उड़ाया हो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक ज़माने में चाय वाला हुआ करता था, ये तो राजनीति की कैसी माया है कि अब उसको वो चाय वाला राजा दिखता है। अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीज़ों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है।
मैं एक क्लैरिफिकेशन बात मांगती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए। क्या एक बार राहुल गांधी गए? बड़ा आसान है तोहमत लगाना, लेकिन आप किस पे तोहमत लगा रहे हैं? लोकतंत्र पर। आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं, और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। जद्दोजहद ये वोटर की है, क्योंकि वोटर ने 10 वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूं, जहां पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी, वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं। 4 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है। जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16 लाख लोगों के पास 25 लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान, और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं। स्मृति जी, आपने कहा कि मरते दम तक, ये आपका अगर बयान सही है, मैं वहाँ गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी। और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं। पर आप ये भी मानेंगे? नहीं, पर लेकिन ये ऐसी भावना क्यों? ये गुस्से की है, ये बदले की है, ये द्वेष की है? ऐसा है, मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रूबिका जी, अगर आपने 4 लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हों कि वो खुले में शौच कर सकें उस इलाके में जहाँ 50 साल इस खानदान ने राज किया हो, आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे। अगर आपने 3 लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है। अगर आपने 4 लाख लोगों को बिना छत के देखा हो, आप जानते हैं जहां 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, राहुल गांधी 15 साल वहां पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, 10 साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थीं, उनके मित्र अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। आपको पता है कि कलेक्टर के ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह ने आकर किया। वहाँ पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई, पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई, पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई, पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई। ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहाँ। क्यों नहीं बना पाए? इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है, इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो। ताकत थी, साधन था, प्रोसेस में, पॉलिसी में इनका सहयोग था, चाहते तो कर सकते थे, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहाँ जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी, उनको ही रायबरेली ऑप्शन नहीं था, शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का। और मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं हैं, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है, राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहाँ 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है। आप बिलीव करेंगे, जहाँ 50 साल उनका राज था वहाँ 60% घरों में कभी बिजली नहीं थी। तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो। तो जब आपको कहा गया कि आप वहाँ चुनाव लड़िए, या अब आपको कहा गया है कि अब
कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया, आपका गृह प्रवेश घर बनाया है, गृह प्रवेश हुआ है, उसकी आपको बधाइयाँ, लेकिन उसमें भी आपको 5 साल लग गए। हाँ, तो वो क्या अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कहता हूँ तो अब तो जिसके पास नेता ऐसे हों, जिनकी कविताएं ऐसी हों, तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। अच्छा, लेकिन मुझे आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रियंका गांधी? मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहाँ पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहाँ चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में ही। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे, तीनों ने मिलके मेरे सामने चुनाव लड़ा था भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे। मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3 लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे, जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3 लाख वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। इसीलिए तो जब यात्रा लेकर आए थे, जनता तो छोड़िए, उनका कार्यकर्ता भी नहीं था वहाँ। कहते हैं कि कंफ्यूजन था, Confusion था। क्योंकि वो अलायंस जमा नहीं था उस वक्त मैं कि ऐसा है आनंद सपा जी, आए कि नहीं आए। मैं आभारी हूँ कि आपने ये कहा। तो नेता भी कंफ्यूज्ड है, अलायंस भी कंफ्यूज्ड है, काडर भी कंफ्यूज्ड है, मर्सीफुली देश को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप मानती हैं कि देश को कंफ्यूजन नहीं है? 370 प्लस एक काम बीजेपी करें, 400 पार। मेरा मंतव्य और सब छोड़ दें, यहाँ पूछ लीजिए। आप पूछिए। नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं तो फिर फेयर, ये मेरी ओर से प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर कौन मानता है राहुल गांधी इज द होप फॉर 1.3 बिलियन पीपल? एक तो 1.4 बिलियन भी नहीं लिखा है। चलिए शो ऑफ हैंड्स कर लेते हैं। हम नहीं एग्री विद मिस्टर पी चिदम्बरम। अब बताओ कौन राजा है, जनता की ईवीएम? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको अगर कोई खौफ है तो खौफ ना रखे। बेखौफी से कोई ऐसा है जो पी चिदम्बरम साहब के ट्वीट से और राहुल गांधी? अरे मुझसे ज्यादा तो रूबिका जी पी चिदम्बरम का खौफ है, इसलिए कि वो वापस सत्ता में ना आए, ताकि जो लुटा था वो वापस लुटेरों के पथ पे ना चला जाए। मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज आपकी अनुमति से एक चीज करना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं द लॉस्ट डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2004 से लेकर 14 तक का लॉस हुआ है। जब जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस देश में, अगर आप विशेष रूप से उनकी परफॉर्मेंस देखें, आज हम मोदी जी की चर्चा करते हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका जो कार्यकाल था, अगर बैंकिंग की बात करें, ठीक, बैंकिंग का जब उनको इनहेरिट किया उन्होंने एनपीएस, वो लगभग 16% या 17% था। जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा 2004 में, एनपीए लगभग 7% तक आया, तब तक वो ला चुके थे नीचे। कांग्रेस के राज में 2012 पे आप जाइए तो वापस एनपीए 12-13% तक बढ़ चुका था। जब अटल जी ने अपनी सरकार छोड़ी थी और यूपीए की सरकार आई थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो रहा था 9% पे, आपका सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा था 7% पे, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था 8% पे। आपके जो एडवांसेस देती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो थे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए पे। यूपीए का अगर आप आज भी नंबर उठाकर देख लें, यूपीए ने 2012 तक, 4 से लेकर 12 तक, आपको पता है कितना एडवांसेस दे दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक से? 39 लाख करोड़, जिसमें से 3.8 लाख करोड़ व बैड एसेट्स एंड नेवर डिक्लेयर्ड। ये खामियाजा किसने भुगता? देश ने भुगता। तो
तो इसीलिए कह रही हूँ, उनकी परंपरा है देश को लूटने की, और जो 10 साल मोदी जी के रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रेवोल्यूशन भी रहे हैं. This whole family has been tested on its mettle, on its political performance and inputs, and the best test I think for the country was But when COVID came. Revelation की बात करें तो even this government is blamed for not revealing numbers. Statistics are not out. The actual numbers are Statistics are not out. out, but statistics don't endear themselves to the opposition. That's a different issue altogether. But you would also agree that They may not like the statistics. in the- They don't like the growth numbers. Why would they? They are fighting on a negative. no, So the why would allegation they is say that yes, the numbers are the growth as numbers are dressed up. Yes, there is growth, but there some of like it is I said, dressed up. Anand, let's give me a small interjection. Okay, 30 crore mudra loans given to only women, 8 crore loans given to youngsters, first-time entrepreneurs. Okay, out of the 30 crore loans given to women, NPA is less than 2.5%, which means these loans got serviced, Yes. business got done, there was a profit. That's why the loans got serviced. So are those 30 crore women who got the loan, who did the enterprise, are they not employed? They are, right? 8 crore new entrepreneurs. Obviously they serviced their loans. Obviously they paid back. So were they not employed? 38 crores तो मैंने आपको यहाँ बैठ के गिना दिया है. Yeah, but you know, with respect to your ministries, banks are women and lying. child care development, and Yes. also the minority ministry. Two Yes. aspects let's talk about. Malnourishment, we still rank one of the highest in terms Who's of ranking malnourished. us? Who's ranking us? Well, If you're a number cruncher, there's a public data available on a tracker called Poshan Tracker. yes, What does Poshan Tracker track? 75 million children below the age of 6. correct. Right? How do they track? On WHO standards. Who does the third-party evaluation? The World Bank, whether the testing methodology is correct or not. Evidence is available today for 75 million children. When did the Congress last compute it? There was no such evidence available before. The other aspect is of food security. If 80 crore people were not being given the food security, which is also being extended for the next 2 years, So you basically would what still Rahul have a Gandhi large, wants, you'd still have a what large number Rahul of Gandhi people. wants is people should not get food. Is No, that your you position? would still have a large number of people who would be struggling around the poverty line or would So be let going me hungry. contextualize it for you everything even is not now. as No, no, rosy as it It is is, painted and to I'll be. tell you why. 13.5 crore Indians came out of multi-dimensional poverty only because of Modi's health initiatives. What are those health initiatives? Primary being Ayushman Bharat Yojana. For every Indian, especially the poor, who got 1, 2 and the booster dose free, how much was it in the normal market? If you went to buy the vaccine, $600 per shot. So 1800 rupees, let's say, if you don't take the booster shot, 1200 rupees. In a family size of 4 people, how much would have that been for a poor family? Second, if you look only at the Ayushman Bharat numbers from October 2023, 5 crore 70 lakh hospital admissions worth 70,000 crore rupees done. Do you compute the cost of the burden on the GDP if this health support was not given to these people? For instance, when we talk about sanitation, we talk about 11 crore toilets built. Yes. I will take you back to this very channel. In the year 2010-12 के बीच में, this channel has carried a report about what? 6% negative impact on India's GDP because of lack of sanitation. So when Modi gives a sanitation facility, it has a positive impact on the growth numbers. When Modi gives ration free to poor, it not only helps them come out of multidimensional poverty, it sustains them out of multidimensional poverty. It also fires up rural consumption, hence keeping industry and manufacturing alive. स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा, और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगी इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ. मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है. एनडीए अब की बार 400 पार. समय अल्प है, लास्ट के 30 और 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा, तो थोड़ा सा हम 5 शब्द आपको बताएंगे. रैपिड फायर है ये? जैसा है कि व्हाटएवर हमें कम्स नहीं टू योर पता माइंड. था एक दिन आनंद नरसिम्हन करण जौहर का पूरा स्वरूप धारण करेंगे. हाँ जी. देखिए, ये
एक नाता तो रहा है कहीं ना कहीं। करण जौहर से? नहीं, एंटरटेनमेंट से। और करण जौहर अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं आपसे मित्र भी हैं? हाँ, अच्छा, तो you see your journalist friends, all their eyebrows are going up. Yes. तो हम वो तो आपके आपके सामने मित्र। शब्द रखेंगे, आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो आप एक या दो शब्दों में या एक लाइन में खत्म करेंगे। तो हम जी। शुरू करते हैं। हाँ, पहले आप। ओके। शक्ति। दुर्गा, देश। राहुल, नाम तो सुना होगा। ये तो आपको उनसे कहना चाहिए था, स्मृति हूँ। अगर आप वो शब्द कहें तो मर्यादा विहीन। मोदी। शक्ति के उपासक। 370। 400 बार। और आखिरी आखिरी स्मृति। माँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्मृति ईरानी जी। How बहुत lovely. A huge round of applause once again for Minister Smriti Irani at her oratorical best and also daring Rahul Gandhi. Thank you so much, ma'am. Really lovely. Thank you.